नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड में। हूं आपके साथ संदीप तिवारी। 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर देश भर में हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ है। इसी कड़ी में राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड से रेंजर्स ग्राउंड तक बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में लोगों ने प्रतिभाग किया, जिसके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रतिभाग किया। वहीं इसके साथ ही टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी संग विधायक विनोद चमोली, खजान दास, उमेश शर्मा शोभा यात्रा में पहुंचे। वहीं इस बीच संस्कृति विभाग की राज्य मंत्री मधु भट्ट ने कहा कि पूरा उत्तराखंड अब राममय हो गया है और प्रभु श्री राम के विराजमान होने की खुशी के रूप में सभी जगह भगवा रंग दिखाई दे रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरा विश्व भी सनातन धर्म को अपना रहा है और इसी तरह 22 जनवरी को भी इससे भी भव्य और दिव्य आयोजन होगा। श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की। जन्मभूमि के काम का ऐसे नारे लगाते हुए लंबा संघर्ष, लंबी प्रतीक्षा हुई। और देखिए, बिल्कुल आज देवभूमि उत्तराखंड से 14 तारीख से ही 14 जनवरी से ही माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस प्रकार से अनेकों आयोजन के भक्तिपूर्ण जो हमारे आयोजन होते हैं उसके माध्यम से जगह जगह पर मठ मंदिरों में जो है धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए। उसी के क्रम में आज यहाँ पर दिव्य भव्य और प्रभु श्री राम की जो है शोभा यात्रा निकाली जा रही है। पलटन बाजार, आप ये जो देहरादून का जो पुराना पलटन बाजार है, ये बहुत ही भगवा में भगवा के झंडों से आप देख रहे हो, कहीं कस्तूरी लिखा है। किस प्रकार से पूरा जो है राम में जो है ये भगवा में पूरा ये उत्तराखंड देवभूमि हो गया है। आने वाले समय में जिस प्रकार से पूरा विश्व इस सनातन संस्कृति को जो वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है इसको अपना रहा है, ऐसे ही जो है हमारी जो विश्व की जो है अनुपम जो संस्कृति है उसकी छटा यहाँ से बहने जा रही है। सभी के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और 22 तारीख को इससे भी भव्य और दिव्य होने जा रहा है। जय श्री राम। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास में शुक्रवार शाम को प्रभु श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में सुंदरकांड के पाठ के आयोजन के साथ ही भव्य श्री राम संध्या आयोजित हुई। इस मौके पर भजन गायिका स्वाति मिश्रा और विवेक नोटियाल की टीम की ओर से प्रस्तुत किए गए सुंदरकांड के सस्वर पाठ के भजनों से पूरा वातावरण राममय और सभी लोग श्री राम की भक्ति में भाव विभोर नजर आए। इस मौके पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने खुद भी सब परिवार सुंदरकांड का पाठ किया और भगवान राम की आरती कर आशीर्वाद प्राप्त करने के साथ ही प्रदेश की खुशहाली और प्रदेशवासियों के मंगलमय जीवन की कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भजन गायिका स्वाति मिश्रा को सम्मानित करते हुए भगवान श्री राम के प्रति उनकी आस्था के परिपूर्ण गायकी की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि आगामी 22 जनवरी को रामलला अयोध्या में विराजमान होने जा रहे हैं और ये ऐसा अवसर है जिसके लिए हमने वर्षों इंतजार किया है। पीएम मोदी ने 140 करोड़ देशवासियों को रामोत्सव मनाने का शुभ अवसर प्रदान किया है। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों से 22 जनवरी को दीप जलाकर भगवान राम का स्मरण कर दीपोत्सव मनाने की भी अपेक्षा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभु राम ने जगत कल्याण के लिए मानव रूप में अवतार लिया और सच्चरित मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए इसका उदाहरण प्रस्तुत किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। 22 जनवरी को भी प्रदेश भर में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित मंदिरों और घाटों में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। वहीं प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने भी चारों धामों सहित प्रदेश के सभी मंदिरों और पर्यटन स्थलों में दीप प्रज्वलित कर राम पाठ और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चार धाम की दृष्टि से ऋषिकेश के नीलकंठ महादेव के परिसर को फैलाने का भी कार्य किया जाएगा। बता दें कि प्रदेश भर में 22 जनवरी के लिए शहर को सजा दिया गया है।
पर्यटन मंत्री के निर्देश के बाद सभी मंदिरों में 22 जनवरी को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जो है वो भजन कीर्तन सभी मंदिरों में जो है दीप प्रज्वलन किया जाएगा। सभी से आग्रह किया गया अपने घरों में भी दीपक जलाएं और हर्षोल्लास से इस पर्व को मनाएं। ये राम आनंद पर्व है। भगवान राम जो है उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। भारत के लिए बड़े गौरव की बात है, हम सबके लिए बड़े गौरव की बात है। बड़े लंबे संघर्ष के बाद ये दिन देखने को मिल रहा है और उनको भी हम निश्चित रूप में याद करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे जिन्होंने अपनी आहुति दी और जिन्होंने इस संघर्ष को जिंदा रखा। आज इसकी परिणति ये हो रही है कि भगवान जो है विराजमान हो रहे हैं और पूरा हिंदुस्तान इस समय प्रसन्न है, पूरी दुनिया प्रसन्न है। मैं समझता हूँ धर्म मंत्री आप हैं, आपकी तरफ से कोई डिपार्टमेंट की तरफ से निर्देश जाएंगे? निर्देश चले गए, हमारे चारों धाम में पूजन करने के निर्देश चले गए हैं। राम के जितने स्तोत्र हैं उनका बारे में, सुंदरकांड के बारे में निर्देश चले गए हैं। कल मैं नीलकंठ में भी था, वहां भी निर्देश दिए हैं और नीलकंठ को भी बड़े परिसर के रूप में हम डेवलप कर रहे हैं क्योंकि वहां पर कम से कम 72 लाख के करीब यात्री आते हैं। जो मैं समझता हूं कि केदारनाथ में तो 19 लाख आते हैं, यहाँ तो 72 लाख आते हैं। तो उसका भी परिसर हम बढ़ा रहे हैं और बड़े पैमाने पर उसके एक योजना बना रहे हैं। अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। हरिद्वार में भी श्री अखंड परशुराम अखाड़े के नेतृत्व ने गंगा में दीप दान किया और मां गंगा से श्री राम मंदिर आंदोलन में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले कार सेवकों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके साथ ही अखंड परशुराम अखाड़े से जुड़े कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से मांग की है कि राम मंदिर अयोध्या में जान गंवाने वाले कार सेवकों की याद में एक संग्रहालय बनाया जाए ताकि वहां जाने वाले श्रद्धालु उनके बलिदान के बारे में जान सके। जिनकी मेहनत और बलिदान रंग लाया, आज उनकी वजह से हम राम मंदिर के दर्शन करेंगे। हम सभी भारतवासियों का सौभाग्य है कि ऐसे महापुरुष जिन्होंने, राम भक्तों ने, कार सेवकों ने अपना बलिदान देकर, महान पुरुषों ने बलिदान देकर, संत महान पुरुषों ने बलिदान देकर आज ये दिन सुनहरा अवसर आया 22 जनवरी, प्रभु राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही। माँ गंगा जी से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार के ऊपर आशीर्वाद बना के रखें और उन वीर शहीदों को बैकुंठ को प्राप्त अपना आशीर्वाद बनाएं। हर भारतवासी से हम एक भी निवेदन करते हैं कि प्रभु राम जी का आगमन तो हो रहा है, हम 11 दीपक 108 दीपक जरूर जलाएंगे अपने घर में, लेकिन उन वीर शहीदों के लिए एक दीपक जरूर जलाएं। उनकी याद में हमेशा क्रांति जो वीर थे सुनहरे अक्षरों में उनका नाम लिखा जाएगा। ये हम और श्री अखंड परशुराम अखाड़ा मांग करता है कि उन सभी कार सेवकों के लिए, उन सभी दिवंगत आत्माओं के लिए राम मंदिर परिसर में एक स्थान दिया जाए, एक जो कि वहाँ पर जितने भी भक्त जाएं तो उनका भी दर्शन करके उनको भी याद करें और उनको कभी ना भूलें जिन्होंने राम के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, अपने प्राणों का बलिदान दिया है। तो आपको बता दें कि 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली इस कार्यक्रम को लेकर लगातार उत्तराखंड में भी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। सभी राम भक्त का कहना है कि जो कार सेवक थे जिन्होंने संघर्ष करके राम मंदिर को इस स्थिति में पहुंचाया है कि आज वह बनकर तैयार हुआ है, उनकी याद में वहां पर संग्रहालय बनाया जाए। इसकी मांग जो भक्त हैं, राम भक्त, वो प्रधानमंत्री से कर रहे हैं। 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारी हो चुकी है। वहीं प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की जीत को लेकर माइक्रो प्लान तैयार कर लिया है, जिसे देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी जल्द लोकसभा चुनाव करवा देगी। इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने बीजेपी की मंशा पर सवाल करते हुए कहा कि बीजेपी क्या करने जा रही है, इस बारे में कोई कुछ नहीं बता सकते क्योंकि बीजेपी चालाक पार्टी रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी भगवान राम के नाम की राजनीति के लिए उनका नाम इस्तेमाल कर रही है। हालांकि बीजेपी को भगवान राम की मर्यादा से कोई लेना देना ही नहीं है। देखिए, बीजेपी क्या करेगी क्या नहीं करेगी कोई प्रिज्यूम नहीं कर सकता है क्योंकि ये बड़ी चालाक पार्टी है और भगवान राम का इस्तेमाल राजनीति में कर रही है। हालांकि राम की जो मर्यादाएं हैं उनसे इनका दूर दूर तक कोई लेना देना, कोई रिश्ता नहीं है। शंकराचार्यों की जो शंकाएं हैं वो यूं ही नहीं है।
जिन्होंने पूरे रामलला की लड़ाई को लड़ा, कोर्ट में लड़ा, वो आज सारे बाहर हैं। और बीजेपी से जुड़े हुए कुछ चाटुकार लोग और बीजेपी से जुड़े हुए कुछ संगठन इसमें आगे आ गए हैं। जो हकीकत है वो लोग बाहर हैं। जिन्होंने कोर्ट में पैरवी की, जिन्होंने आंदोलन चलाया, वो सभी लोग तो आज बाहर हैं। तो ये सब चीज़ लोग देख रहे हैं, और जो अभी नहीं भी देख पा रहे हैं उनको आने वाले समय में पता चल जाएगा। बीजेपी को 3 प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए। एक, जो विवादित ढांचा जो ढाया गया था उससे 3 किलोमीटर दूर में मंदिर क्यों बन रहा है, वहीं क्यों नहीं बना। दूसरा, इनको बताना चाहिए कि चारों शंकराचार्य जी क्यों उसमें शंका उत्पन्न कर रहे हैं। तीसरा, उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि रामनवमी का इंतजार क्यों नहीं किया, जल्दीबाजी में प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि करने की कोशिश क्यों। खबरों में आगे बढ़ते हैं। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश के कई नेताओं की ओर से विवादित बयान दिए जा रहे हैं। इसी बीच उत्तराखंड के विकास नगर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात भी विवादित बयान देने से पीछे नहीं हटे। जहां उन्होंने विवादित ढांचे को बाबरी मस्जिद कहकर जमकर तीखे बोल बोले, तो वहीं उन्होंने सांप्रदायिक झगड़ों के पीछे हनुमानगढ़ी मंदिर का होना बताया। वहीं कांग्रेस नेता नव प्रभात की ओर से की गई बयानबाजी के बाद उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम लोगों की आस्था का केंद्र है। इस समय मुस्लिम समाज के लोग भी राम भजन गा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नेता अपने वोट बैंक को बचाने के लिए विवादित बयान दे रहे हैं, जिसे लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेसियों की जो मति भ्रष्ट हो गई है, बोलते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। भगवान राम करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र हैं। और आज यही नहीं, अगर आपने देखा होगा कई मुस्लिम नेता, मैं देख रहा था कि चैनल पे एक कोई बहुत बड़ी मुस्लिम समाज सेविका राम भजन गा रही थी। तो भगवान राम तो सबके हैं, क्योंकि कांग्रेस को यह लगता है कि जो उनका वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक खिसका हुआ है, इससे हमारे पास आएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं होने वाला है। और भगवान राम के चरणों में मैं तो कहता हूँ आप जाइएगा, अदरवाइज कांग्रेस का जब पिछली बार से बुरा जो है हाल होने वाला है। उत्तराखंड की खबरें ऐसे ही जारी रहेंगी। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तराखंड की कुछ और खबरों की ओर रुख करते हैं। श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में बने नवनिर्मित राम मंदिर में सोमवार को प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसका देशवासियों को, सनातन प्रेमियों को बेसब्री से इंतजार है। वहीं हल्द्वानी में भी रामलीला मैदान को सजाने संवारने का काम जोरों पर है। यहाँ बड़ी स्क्रीन लगाई गई है, जिससे प्रभु राम के भजन चल रहे हैं। दूसरी तरफ बच्चे और महिलाएं भी इसे संवारने में आगे आए हैं और कुमाऊनी एम्पड़ कला के माध्यम से इसे सजा रहे हैं। कड़ाके की ठंड के बावजूद बच्चे और महिलाएं पेंटिंग ब्रश हाथ में लेकर पूरी तन्मयता से प्रभु राम का नाम लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं। ये हमारी तरफ से बहुत सारा उत्साह है रामलला के प्रति, और हमारी जो महिला है वो भी इस कार्यक्रम को बहुत जोर शोर से कर रही है। हमारे साथ कुछ महिला है जो इतने प्यारे प्यारे ऐपर दे रही है और हमारे अपनी संस्कृति का बढ़ावा भी दे रही है। देखिए, हम 3 दिन से लगे हुए हैं। ये जो सीढ़ियाँ हैं, सब सीढ़ियों को हमारी महिलाओं ने, माता शक्तियों ने, हमारी बच्चियों ने सब वो सजा दिया है। यहाँ पे दीप प्रज्वलित होने वाले हैं उस दिन। तो ये सब हमने अपनी संस्कृति होती है उसके लिए ये ऐपण दिए हैं और उसको सजाया है। यहाँ पर दीप प्रज्वलित होने वाला है उस दिन। ये हम लोग यहाँ पे 22 तारीख के उपलक्ष्य में जो अयोध्या में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग ने भी छोटा सा सहयोग दिया है। ये ऐपन के माध्यम से जो है उत्तराखंड का परिचित है। यहाँ पर दिवाली और शादी ब्याह में और कोई भी शुभ कार्य करने से पहले इसको बनाया जाता है। तो हमारा ये मानना है कि राम जी के स्वागत के लिए जो है, राम जी आने वाले हैं तो इसके स्वागत के लिए जो है हमने ऐपन की तैयारी की है और ये यहाँ पे दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। और उस मैं 4th क्लास में पढ़ता हूँ और मेरा भी मन था कि मैं पेंटिंग करूँ। किसके लिए, क्यों कर रहे हैं? हाँ, मैं राम भगवान के लिए कर रहा हूँ। मंदिर बन रहा है, कितनी खुशी है? मंदिर बहुत खुशी है मुझे। अब मंदिर बन के खड़ा भी हो गया है, तो इसलिए मैं भी। अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन की तैयारी कर रहे सभी राम भक्तों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है।
काठगोदाम के बाद अब हल्द्वानी डिपो ने भी अयोध्या के लिए बस सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड परिवहन निगम का प्लान है कि अगले हफ्ते तक हल्द्वानी से अयोध्या के लिए बस सेवा शुरू की जाए। हल्द्वानी डिपो के ARM सुरेंद्र बिष्ट ने कहा कि काठगोदाम डिपो से अयोध्या के लिए जा रही बस से यात्रियों की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। साथ ही हल्द्वानी डिपो से भी अयोध्या के लिए बस सेवा शुरू करने की मांग हो रही है, जिसको देखते हुए उत्तराखंड परिवहन निगम ने हल्द्वानी से भी अयोध्या के लिए बस शुरू करने का फैसला किया है। अभी यात्रियों की सुविधा अनुसार बस का समय और मार्ग सुनिश्चित किया जा रहा है, जिसके पक्का होते ही यह बस सेवा हल्द्वानी से अयोध्या के लिए शुरू कर दी जाएगी। यह अभी काठगोदाम डिपो ने अपनी सेवा संचालित करी है और रामनगर डिपो ने संचालित करी है, और अगर पब्लिक की भीड़ बढ़ती है तो शीघ्र ही हम हल्द्वानी डिपो से भी वाहन संचालित करेंगे अपने। सर, कितना उत्साह अभी तक देखा गया कि अभी पैसेंजर काफी आ रहा है, उत्साह है लोगों में, और डेली जो है 15-20 लोग जो है पूछने आते हैं, और अगर ये भीड़ बढ़ती है तो 1-2 दिन में हम अपनी सेवा भी शुरू करेंगे। सर, कोहरे की वजह से क्या कोहरे की वजह से गाड़ियां लेट हो रही हैं, 1-1, 1.5 घंटा दिल्ली से गाड़ियां लेट आ रही हैं, पंजाब वाली गाड़ी 2-2 घंटे लेट हो रही है। इसके अलावा सर क्या कोई नई तैयारी में रोडवेज हल्द्वानी से? नहीं, इस समय पर थोड़ा सा ठंड की वजह से पैसेंजरों की कमी तो है ही है, और देखो जैसे भीड़ बढ़ेगी तो हम अपनी सेवाएं भी बढ़ाएंगे। अब सीजन आ रहा है शादियों का, तो हम अपनी सेवाएं भी बढ़ाएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे गठजोड़ की राजनीति भी शुरू हो गई है। एक और जहां बीजेपी सदस्यता अभियान चला रही है और विपक्षी दलों के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का कहना है कि कांग्रेस में भी अन्य दलों की कई नेता शामिल होने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जब भी ज्वाइनिंग होती है तो पूरी प्रक्रिया के तहत होती है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि कांग्रेस में ज्वाइनिंग से पहले हम अपने लोकल लीडरशिप से बात करेंगे और उनसे राय लेकर ही ज्वाइनिंग कराई जाएगी। कई लोग चाह रहे हैं, इंटरेस्टेड है, लेकिन हमारे यहाँ एक सीधा सीधा रिवाज है, हम किसी को भी ज्वाइन कराने से पहले अपने पार्टी के लोकल नेताओं से बातचीत करते हैं। अगर लोकल लीडरशिप हमारी हामी भरती है तो हम लेंगे, अगर हमारी लोकल लीडरशिप कहेगी कि ये व्यक्ति नहीं आना चाहिए, हम नहीं लेंगे, क्योंकि हम अपनी लोकल लीडरशिप से जानकारी में डाले बिना। और वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 28 जनवरी को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे, जहां वे देहरादून में बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष ने इस दौरे को प्रदेश कांग्रेस भी काफी अहम मान रही है। इसी बीच हरिद्वार पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से संवाद कर आगामी चुनाव के लिए उनमें जोश भरेंगे। दरअसल यशपाल आर्य हरिद्वार में जयराम आश्रम में ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी से मुलाकात करने पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री लगातार प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश की बेहतरी के लिए उसका कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। साथ ही उन्होंने यहां आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तराखंड पर 1,00,000 करोड़ का कर्ज है और किसानों को भी उनकी फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा है। उन्होंने महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर भी प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का देहरादून का दौरा प्रस्तावित है, जिसमें वो कार्यकर्ताओं से, वरिष्ठ नेताओं से, हमारे सहयोगी साथियों से विमर्श करेंगे और अपना मार्गदर्शन देंगे, उनका संदेश देंगे, और निश्चित रूप से चुनाव की दृष्टि से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और सभी जो हमारे बूथ लेवल तक के हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे साथी सहयोगी हैं, उन्हें इस बैठक में आमंत्रित किया गया है। इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री से मिलने का रिकॉर्ड कायम करने जा रहे हैं और उसको एक उपलब्धि के तौर पर माना जा रहा है। लेकिन आखिरकार इतनी बार मिलने का परिणाम क्या दिखाई दे रहा है, ये जनता जानना चाहती है। यह प्रदेश 1,00,000 करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ प्रदेश, डबल इंजन की सरकार, यहाँ पर
किसानों की आय दुगनी करने की जो बात कही थी 2022 में, आज वहीं आगामी 25 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी युवाओं के साथ सीधा संवाद करेंगे। लिहाजा बीजेपी युवा मोर्चा ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक रावत ने बताया कि 25 जनवरी को युवाओं के साथ संवाद कार्यक्रम को लेकर प्रदेश की सभी 70 विधानसभाओं में युवा मोर्चा की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें प्रत्येक विधानसभा में 1000 युवाओं का लक्ष्य रखा गया है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी के युवा संवाद को सुनेंगे। इसके लिए युवा मोर्चा के सभी जिलाध्यक्षों को जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही कार्यक्रम की भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। देखिए 25 जनवरी को पूरे भारतवर्ष में 5000 से अधिक स्थानों पर मोदी जी डायरेक्ट इंटरैक्शन के माध्यम से युवाओं के मध्य जाएंगे। हमारा लक्ष्य रहेगा कि 50 लाख से अधिक युवा में पूरे देश में इसमें हम माध्यम से डायरेक्ट इंटरैक्शन के माध्यम से मोदी जी संवाद करेंगे। और उत्तराखंड की यदि बात करें तो 70 विधानसभाओं में आयोजन किए जा रहे हैं, विधानसभा स्तर के कार्यक्रम हैं और प्रत्येक विधानसभा में 1000 से अधिक युवाओं की प्रतिभाग रहे। हम इसको सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास करेंगे। उत्तराखंड से लक्ष्य क्या रखा आप लोगों ने इस बार? हमने प्रत्येक विधानसभा वाइज 70 विधानसभाओं में 1000 से अधिक युवाओं की हम इसमें प्रतिभाग लेंगे। और हमारा जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है उसमें 1,80,000 से युवाओं का हम रजिस्ट्रेशन का पूर्ण संकल्प। अपने उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।